शुरू करें। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल आज के लिए है तुम्हारे पास वो है भाई ताप परिवर्तन का प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता प्रभाव। और मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ, चालकता पर भी प्रभाव दे देता हूँ, क्योंकि चालकता कैसे बदलेगी वो भी हम आगे इसमें पढ़ें। ताप परिवर्तन का प्रतिरोध पर कैसा प्रभाव पड़ता है, प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है और चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीजें इस आर्टिकल में आएंगी भाई, ठीक है ना। और थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब आपने ओम का नियम पढ़ा था, ध्यान से देखोगे तो ओम के नियम की जो पहली शर्त थी, इसकी जो पहली और एकमात्र शर्त वो क्या थी, हाँ, फिजिकल कंडीशंस should be kept unchanged। इसका मतलब क्या है कि जो भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था क्या रखनी है, आप इसको कहते हैं भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहनी चाहिए। इसीलिए क्यों उसने ओम ने क्यों ये कंडीशन लगाई होगी, ओम ने इसीलिए ये कंडीशन लगाई क्योंकि जैसे ही हम ताप बढ़ाते हैं मेनली, और इसमें भी फिजिकल कंडीशंस में मेनली ताप का जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। प्रतिरोध का या चालक के प्रतिरोध पर या प्रतिरोधकता पर या फिर चालकता पर उसका काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए ओम ने जो है पहली शर्त लगा दी थी कि फिजिकल कंडीशन शुड बी अनचेंज, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपने जब ओम के नियम की व्युत्पत्ति पढ़ी भाई, ताप का कैसे प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध बढ़ने पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए हमें ओम के नियम। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे किस पर हम ताप के प्रभाव की गणना करेंगे, ठीक है ना। तो हम जो चालक हैं उसको हम कई भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। पहले धात्विक चालक हो गए, दूसरा जो है क्या हुआ अर्धचालक, सुना हुआ आप लोगों ने, तीसरा जो है वैद्युत अपघट्य हो गए या फिर मिश्र धातुएं हो गई। इन सब पर अलग अलग प्रभाव हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला प्रभाव है धात्विक चालकों पर प्रभाव पर ताप का। पहला हम देखेंगे कि धात्विक चालकों के प्रतिरोध पर या प्रतिरोधकता पर या चालकता पर ताप वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है भाई, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, जो धात्विक चालक है भाई, धात्विक चालक जैसे चांदी हो गया, सोना हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। चांदी को जो है एजी लिखते हैं, सोना को AU लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ऐसे ही, या लोहा हो गया एक्सेट्रा। इनका जो ताप है भाई, इन पर ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोध इनका क्या होता है, ताप बढ़ाने में प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी, प्रतिरोधकता भी बढ़ती है, और एक और लास्ट, चालकता घटती है।
प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोधकता बढ़ेगी और चालकता क्या होगी, घटेगी। ये चीज आपको याद रखनी है कि कोई भी धात्विक चालक है, उसका अगर हम ताप बढ़ा दें तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, और प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बढ़ने का मतलब है चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। अब कैसे बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब जब आपने ओम का नियम पढ़ा था, ओम का नियम की व्युत्पत्ति पढ़ी थी, ओम का नियम नहीं बल्कि ओम के नियम की क्या पढ़ी थी। अब ध्यान से देखो कि ओम के नियम की व्युत्पत्ति से, यह आप कह सकते हैं वैद्युत या धात्विक प्राचल के पदों में, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इसको हम धात्विक प्राचलों के पदों में, वैद्युत धारिता कितनी होती थी, वैद्युत किसी तत्व, वैद्युत प्रतिरोध धारिता, वैद्युत प्रतिरोध R बराबर होता है भाई ml/ne² A टॉ होता था, जहां L क्या है, L तार की लंबाई होती थी, तार की लंबाई, और A तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ठीक है ना। N क्या है, N आप जानते हैं, N क्या है भाई, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और M क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। M इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, N जो है क्या है भाई, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये तीनों चीजें हैं, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या धातु में क्या होती है, निश्चित होती है, इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये दोनों की दोनों चीजें ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक नियतांक है भाई, इनको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। N कांस्टेंट हो गया, ध्यान से देखो, N कांस्टेंट, E इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड M इज आल्सो ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि R किस पे निर्भर करेगा, L और A और टॉ पे। ठीक है। और दिए गए तार के लिए, अगर हमारे पास दिए गए तार है भाई, उसके लिए L भी कांस्टेंट होगा, L भी नियत होगा, क्योंकि तार की लंबाई नियत दी होगी। ठीक है ना। और A भी क्या होगा, A भी नियत होगा भाई। जो तार हमारे सपोज के लिए देखो, यहाँ ध्यान दो, ये मेरे पास तार दिया हुआ है, तार का टुकड़ा है। ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है वो नियत है। ठीक, हम इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इसकी लंबाई बढ़ेगी घटेगी, नहीं बढ़ेगी ना घटेगी। इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। तो दिए गए तार के लिए L और A भी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अब क्या रह गया, देखो M कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, N E और A भी कांस्टेंट आ गई। सीधे सीधे R किस पे निर्भर कर रहा है, टॉ पे। तो इसलिए आप कह सकते हैं, इसलिए R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ। R किस पे निर्भर कर रहा है भाई, टॉ पे निर्भर कर रहा है। अब ताप वृद्धि का टॉ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी हमें कैलकुलेशन करनी। ठीक है ना। अगर ताप बढ़ाने से टॉ का मान बढ़ता है या ताप बढ़ाने से टॉ का मान क्या हुआ, घटता है, ये हम देखेंगे। और उसी के आधार पर हम ये बताएंगे कि प्रतिरोध जो है ताप बढ़ाने पर धात्विक चालक का बढ़ता है घटता है, और बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है, और घटता है तो क्यों घटता है। बात समझ में आ गई, क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो।
अब टॉ क्या होता है भाई, जहां टॉ क्या है, टॉ जो है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है भाई, उनके बीच का औसत श्रांतिकाल है या माध्य श्रांतिकाल। टॉ जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य श्रांतिकाल है। अब श्रांतिकाल क्या था, ये आपको पहले बताया जा चुका है कि किसी धात्विक चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो टक्करों के बीच में जो समय अंतराल लिया जाता है उसको श्रांतिकाल बोलते हैं, और सारे इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो समय लिया जाता है उनका जो औसत है उसको क्या बोलते हैं, माध्य श्रांतिकाल। ठीक है। अब यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ भी आपको बताया जा चुका है। ठीक है। माध्य मुक्त पथ लैम्डा होगा, माध्य मुक्त पथ कितना हो, तथा वर्ग माध्य मूल चाल को आप इस प्रकार से समझो कि जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, ठीक है ना, उनका जो अनुगमन वेग है, औसत अनुगमन वेग, उसको क्या बोलेंगे, वर्ग माध्य मूल चाल। VRMS हो, V इसको लिखते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। VRMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। वर्ग माध्य मूल चाल VRMS हो तो टॉ बराबर क्या हो जाएगा भाई, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, तो टॉ बराबर हो जाएगा लैम्डा बट्टे VRMS। टॉ का मान कितना हो जाएगा, इसको मैं समीकरण नंबर फर्स्ट बना दे रहा हूं और इस चीज को उठा के मैं रखूंगा समीकरण फर्स्ट में। देखो समीकरण फर्स्ट कौन सी बनाई, जिसमें कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ। ठीक है। अब इस मान को हम यहाँ पे रखेंगे तो आप पाएंगे कि R इज प्रोपोर्शनल टू, देखो 1/2 आएगा, ध्यान से देखो, तो 1 लैम्डा अपॉन VRMS ऊपर चले जाएगा, तो VRMS बटे लैम्डा, VRMS बटे, ठीक है। तो ये है भाई तुम्हारा कि R किस पर निर्भर करता है, VRMS बटे लैम्डा पर निर्भर करता है। अब हम ताप का प्रभाव देखेंगे। ताप बढ़ाने पर VRMS का मान बढ़ता है। ये ध्यान रखना, ये नोट करने वाली बात है कि ताप अगर हम बढ़ाएंगे तो VRMS का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और ये भी नोट करना है कि VRMS इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, जहां टी क्या है भाई, जहां टी कैपिटल टी को क्या बोलते हैं, जो धात्विक चालक होगा उसका परमताप है। तो ताप बढ़ाने पर VRMS का मान क्या होता है, बढ़ता है, तथा लैम्डा का मान घटता है, ताप बढ़ाने पर VRMS का मान बढ़ता है और लैम्डा का मान क्या होता है, घटता है। होता क्या है, देखो जैसे हम ताप बढ़ाएंगे तो जो धात्विक आयन है भाई, उनका जो कंपन है, उनका आयाम है, वो बढ़ता है। ठीक है ना, और वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस घेरते हैं बजाय नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है ना, और जैसे ही वो ज़्यादा स्पेस घेरेंगे उनका आयाम बढ़ेगा, तो जो स्पेस होगा किसके लिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए चलने के लिए जो स्पेस होगा वो क्या हो जाएगा, स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब स्पेस कम हो जाएगा तो लैम्डा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब ताप बढ़ाने, अब आप इस समीकरण में देखो, यहाँ पे समीकरण नंबर 2, इसमें अब ताप बढ़ाने पर VRMS का मान बढ़ा, ठीक है ना, और लैम्डा का मान क्या हुआ, घटा। अब VRMS का मान बढ़ने पर R का मान भी बढ़ेगा और लैम्डा का मान घटने पर भी R का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए समीकरण सेकंड से
ताप बढ़ाने पर ताप, ये दोनों के दोनों संयुक्त प्रभाव क्या होगा, बढ़ने का है। ताप बढ़ाने पर आर का मान क्या होगा भाई, ताप बढ़ाने पर आर का मान क्या होगा, ध्यान से देखो, ताप बढ़ाने पर VRMS का मान बढ़ रहा है ना, तो VRMS का मान बढ़ रहा है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VRMS। तो एक जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि एक राशि बढ़ेगी दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है ना, तो आर लैम्डा का मान घटेगा तो आर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ऑब्वियसली जिस भिन्न का मान छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो लैम्डा भी आर, ताप बढ़ाने पर लैम्डा का मान भी आर के मान को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। VRMS का मान भी आर के मान को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। इसका मतलब है कि ताप बढ़ाने पर आर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो संयुक्त प्रभाव जो होगा ताप का किसी भी धात्विक चालक पर, ताप का जो संयुक्त प्रभाव है वो ये है कि ताप बढ़ाए जाने पर आर का मान क्या होगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। इतना हम सिद्ध कर चुके हैं, आगे बात समझे, ठीक है। और आप जानते हैं, फिर से आप जानते हैं कि आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन, यही होता है। तो अब आर का मान बढ़ेगा, एल और ए कांस्टेंट है, तो एल भी कांस्टेंट है और ए भी क्या है, यहाँ पे देखो कंडीशन में एल और बी कांस्टेंट और ए भी क्या है, ए इज ऑल्सो कांस्टेंट, एल भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, आप कह सकते हैं रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब रो, मैंने रो को आर के प्रोपोर्शन में लिखो या आर को रो के प्रोपोर्शन में लिखो, एक ही बात है। वो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हम इसमें प्रभाव, किस पे प्रभाव पे, रो पर ताप के प्रभाव की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इसका मतलब क्या है कि जो आर बढ़ने पर रो का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और इसलिए ताप बढ़ाने पर, इसलिए ताप बढ़ने पर धातु है, सिर्फ किसकी बात हो रही है, धातु के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी उसी अनुपात में बढ़ती है। विशिष्ट अनुपात, उसी अनुपात में क्या होती है भाई, बढ़ेगी। बात समझ में आ गई। तो ताप बढ़ने पर धातु का प्रतिरोध बढ़ता है, ताप बढ़ने पर धातु का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। बात समझ में आ गई। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ो। इसको मिटा रहे हैं यहाँ से, इसी को थोड़ा और आगे है। अब क्या होगा, चालकता पर कैसा प्रभाव होगा भाई, चालकता बढ़ेगी या चालकता घटेगी। अब चालकता पर प्रभाव कैलकुलेशन करने के लिए हमें चालकता की परिभाषा याद होनी चाहिए। चालकता की परिभाषा बोलो भाई, ताप वृद्धि का धात्विक चालकता प्रभाव, चालक की चालकता, कंडक्टिविटी पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ेगा, चालकता की परिभाषा बोलो। चालकता से आप क्या समझते हो भाई, सवाल, चालकता बराबर क्या होती है, किसी भी चालक की चालकता, चालकता की परिभाषा क्या है, चालकता जो है प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। विशिष्ट चालकता याद रखो कैसे होगा, ऐसे विशिष्ट चालकता बराबर होती है 1/, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखो, चूंकि चालकता
प्रतिरोध के क्या होती है, व्युत्क्रम के बराबर होती है भाई। यहाँ से देखो चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है, तो इसका मतलब है प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता क्या होगी, घटेगी। तो धात्विक तार या धात्विक चालक का जो चालकता है ताप बढ़ने पर कम हो जाती है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, चालकता क्या हो जाती है, उसी अनुपात में कम हो जाती है। तो चूंकि चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है, इसलिए ताप बढ़ने पर, इसलिए ताप बढ़ने पर धात्विक चालक की, सिर्फ धातु की बात हो रही भाई, ध्यान रहे, धात्विक चालक की चालकता क्या हो जाती है, घट जाती है। नोट कर लो, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता बढ़ेगी, लेकिन ताप बढ़ने पर धात्विक चालक की धारिता चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये धात्विक चालकों पर ताप का प्रभाव है भाई, किस पर, सिर्फ और सिर्फ धात्विक चालकों पर। ठीक है। अब कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, बात यह है कि हमने अभी सिर्फ क्या बोला कि प्रतिरोध जो है ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है, ताप घटाने पर क्या हो जाता है, घट जाता है। चालकता ताप बढ़ाने पर क्या हो जाती है, घट जाती है। सिर्फ हम सैद्धांतिक बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकली कितना बढ़ेगा कितना घटेगा इसकी कैलकुलेशन करनी आंकिक रूप से। अब न्यूमेरिकली न्यूमेरिकली क्या होगा कि यदि किसी, ये आंकिक रूप से, आप इसको अगर हिंदी में समझो, आंकिक रूप से क्या होता है कि यदि किसी तार का, यदि किसी धात्विक चालक, धात्विक, जहां पे मैं धात्विक चालक लिख रहा हूं आपका, उससे इसका साधारण सा मतलब है कि धातु का तार का टुकड़ा। ठीक है ना, धात्विक चालक का मतलब क्या है, धातु के तार का टुकड़ा, वो ये टुकड़ा ये हो सकता है, या फिर कोई भी धातु के तार का छोटा सा टुकड़ा हो सकता है। तो धात्विक चालक, यदि किसी धात्विक चालक का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर R0 है भाई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कितना है, R0, और T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर RT लिख देता हूं मैं इसको। तो जो इनके बीच RT और R0 के बीच जो संबंध है भाई वो है RT। तो RT इज इक्वल टू, ये कैलकुलेशन है, RT इक्वल टू हो जाता है R0 1 प्लस अल्फा टी, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। ये संबंध है T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर धातु के प्रतिरोध और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर धातु के प्रतिरोध के बीच। ठीक है, जहां अल्फा एक नियतांक है, जहां अल्फा एक कांस्टेंट है, अल्फा इज ए कांस्टेंट, और इसको अल्फा को कहा जाता है तार का ताप वैद्युत नियतांक, ताप वैद्युत प्रतिरोध, ये नियतांक कांस्टेंट होता है। या इसको कई जगह लिखा जाता है प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप
गुणांक। अल्फा को जो है तार का ताप वैद्युत प्रतिरोध बोला जाता है, या फिर कई जगह इसको नॉर्मली बोला जाता है प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, और अल्फा का मान कितना होता है, देखो इसको मैं समीकरण नंबर कौन सी बना देता हूँ, समीकरण थर्ड, दो तो बना दी थी, उसी उसी आर्टिकल का पार्ट है। तो समीकरण थर्ड से अल्फा बराबर कितना हो जाएगा भाई, देखो आर टी बटे आर जीरो, आर टी बटे आर जीरो बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा टी हो जाएगा। तो अल्फा टी बराबर हो जाएगा आर टी बटे आर जीरो माइनस 1, और अल्फा बराबर हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आर टी माइनस आर जीरो बटे आर जीरो और इंटू 1 अपॉन टी को बट्टे में ले जाते हैं, टी को कहाँ ले जाते हैं, तो आप कह सकते हैं अल्फा इक्वल टू आर टी माइनस आर जीरो बट्टे आर जीरो इंटू टी। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर क्या बना दिया, 4 बना दिया। अल्फा इक्वल टू आर जीरो माइनस आर टी माइनस आर जीरो बट्टे आर जीरो इंटू टी। अब अल्फा का मान हमें अगर कैलकुलेट करना है, यदि ध्यान से देखो भाई, आर यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध सपोज के लिए 1 ओम है भाई, प्रतिरोध कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 1 ओम है, सॉरी 0 डिग्री पे नहीं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेते हैं यार, 0 पे तो पूरा 0 हो जाएगा। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना है किसी चालक का, 1 ओम है, तो अल्फा बराबर हो जाएगा आर टी माइनस, वैसे 1 होना चाहिए लेकिन मैं इसको क्या लिख देता हूँ, आर जीरो रहने दे रहा हूँ, और यहाँ पे 1 इंटू 1 हो जाएगा, 1 इंटू, ठीक है। तो अल्फा बराबर हो जाएगा आर टी माइनस आर जीरो। यहाँ से आप परिभाषा लिख सकते हैं अल्फा की, यदि किसी धात्विक चालक का 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना है, 1 ओम हो, तो उसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है भाई, उसका प्रतिरोध ताप गुणांक आर टी माइनस आर जीरो के बराबर होता है, जहां टी क्या है, उसका तात्कालिक ताप होगा। यदि किसी, यहां से आप परिभाषा लिखोगे, यदि किसी चालक का 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 1 ओम हो, ठीक है, तो उसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है, तो भिन्न भिन्न तापों पर उस दिए गए ताप पर उसके प्रतिरोध और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसके प्रतिरोध के अंतर के बराबर होता है। लिखाने की जरूरत तो नहीं है, लिख लोगे। और अधिकांश धातुओं के लिए, अधिकांश या लगभग सभी धातुओं के लिए, अधिकांश धातुओं के लिए अल्फा का मान होता है भाई 1/273। अधिकांश धातुओं के लिए अल्फा का मान कितना होता है, 1/273। और इसलिए आप कह सकते हैं, यहाँ पे रखो आर जीरो, समीकरण थर्ड में रखो, इसलिए आर टी बराबर आर जीरो इंटू 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा का मान कितना हुआ, 1/273। आर टी बराबर हो जाएगा आर जीरो 1 प्लस 1/273, सॉरी टी अपॉन 273। इसको थोड़ा सरल करो तो आर टी बराबर हो जाएगा आर जीरो टी प्लस 273 बटे 200, एलसीएम ले लिया, टी प्लस 273। अब देखो आर टी बराबर हो जाएगा आर जीरो कैपिटल टी बटे 273। कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी को परमताप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जहां
कैपिटल टी बराबर होता है स्मॉल टी प्लस 273। परमताप किसको बोलते हैं? परमताप बोलते हैं अगर हम तापमान को केल्विन में नापें। किसमें नापें? और 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन होता है भाई, इसको हम परमताप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? और परमताप का मतलब है, परमताप का जो मतलब है वो है डिग्री केल्विन में टेम्परेचर। और आप ये भी जानते हैं कि 0 डिग्री केल्विन इक्वल टू 273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो नॉर्मल टेम्परेचर है हमारे पास उसका पैमाना क्या होता है? हमारे पास उसका पैमाना है डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं ना, डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। तो 0 डिग्री केल्विन जो है 273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। तो टी डिग्री सेंटीग्रेड कितने के बराबर होगा? टी प्लस 273। ठीक है। तो परमताप जहां पे भी टर्म आएगा, परमताप का मतलब है कि उसका जो टेम्परेचर है वो किसमें नापा गया है? किसमें नापा गया है? केल्विन में नापा गया। ठीक है। और यहीं से आप कह सकते हैं आर टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी, यानी कि किसी भी ताप पर, दिए गए ताप पर किसी भी धातु का जो प्रतिरोध होता है वो उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। नोट करना चाहो नोट करो। किसी दिए गए ताप पर धात्विक चालक का प्रतिरोध, किसी दिए गए ताप पर धात्विक चालक का प्रतिरोध उसके तात्कालिक परमताप के अनुक्रमानुपाती होता है। और ऐसे ही आप कह सकते हैं कि प्रतिरोधकता भी तात्कालिक ताप के क्या होगी? तात्कालिक परम ताप के अनुक्रमानुपाती होगी। प्रतिरोध भी और प्रतिरोधकता भी। ठीक है। चालकता क्या होगी? चालकता परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है ना, क्योंकि चालकता बराबर क्या होता है? 1/प्रतिरोध। तो प्रतिरोध टी के अनुक्रमानुपाती है, तो चालकता टी के क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो ये धात्विक चालकों पर ताप का प्रभाव है। किसी धातु का तार, किसी तार का ताप बढ़ाए जाने पर उसका प्रतिरोध किस प्रकार से बढ़ता है और किस अनुपात में बढ़ता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में है। ठीक है ना। और काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रहे, न्यूमेरिकल के हिसाब से विशेषकर। ठीक है ना। आगे बात समझ में? मिटा दो, मिटा भाई अमन। 0 डिग्री तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होगा। ये गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 डिग्री केल्विन होता है। हाँ सही है। हाँ सही है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन। केल्विन पैमाना 273 से शुरू होता है। ठीक है ना, 273 से 373। और जो डिग्री सेंटीग्रेड पैमाना है वो 0 से 100 तक। ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आपके पास क्या है? ये है भाई मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। प्रतिरोधकता या प्रतिरोध भी कह सकते हैं या चालकता भी कह सकते हैं। आप चालकता पे भी कर सकते हैं, प्रतिरोध पे भी कर सकते हैं, और सारी चीजें एक साथ होंगी। प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ठीक। तो मिश्र धातुएं क्या होती है? जैसे
मिश्र धातु सुने आप लोगों ने नाम? क्या क्या बोलो। जैसे एक मिश्र धातु है मैग्नीन का नाम सुना होगा, या कॉन्स्टेंटाइन या कॉन्स्टेंटिन लिखते हैं, कई जगह कॉन्स्टेंटाइन लिखते हैं। ये मिश्र धातुएं हैं। होता क्या है कि जब हम ताप बढ़ाते हैं तो जैसे धात्विक चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है, वैसे ही मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता या प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर जो मिश्र धातु है भाई, मिश्र धातुओं का प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, प्रतिरोध या बढ़ती, प्रतिरोध बढ़ता है या प्रतिरोधकता बढ़ती। लेकिन जो ये वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि धात्विक चालकों की तुलना में बहुत कम होती है। बहुत बढ़ता तो है, ताप बढ़ाते हैं, मिश्र धातुओं का प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी बढ़ती है, जैसे कि किसकी बढ़ी, धात्विक चालकों की बढ़ी। लेकिन जो वृद्धि होगी भाई वो बहुत कम होगी, और इसीलिए जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, जो या आप ऐसा कह सकते हैं कि लगभग नेक्स्ट टू जीरो होती है। वृद्धि होती तो है लेकिन बहुत ही कम होती है। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड जो रेजिस्टेंस है या जो प्रतिरोध बॉक्स है भाई, प्रतिरोध बॉक्स सुना होगा आप लोगों ने? प्रतिरोध बॉक्स या स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो यूज किए जाते हैं परिपथों में, वो हमेशा मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं, मिश्र धातुओं से। हमेशा किससे बनाए जाएंगे, मिश्र धातुओं से, मैग्नीन से, कॉन्स्टेंटाइन से। इनसे जो है जो प्रतिरोध जिसको आप परिपथ में आप यूज करोगे, आपको 1 ओम का प्रतिरोध चाहिए परिपथ में, या 2 ओम का चाहिए, ठीक है, या माइक्रो ओम का, इतने माइक्रो ओम का चाहिए किसी भी, ठीक। तो क्या होगा, वो जो प्रतिरोध होंगे वो आप किससे बनाओगे, मिश्र धातुओं से, ठीक है। और इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है, 0 तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग क्या होता है, नेक्स्ट टू 0 होता है। यानी कि जो प्रतिरोध ताप गुणांक नेग्लिजिबल है, और जो आप स्टैंडर्ड अवस्था, अगर मानक अवस्था देखें तो हम RT बराबर, अगर हम यदि अल्फा बराबर 0 हो, यदि अल्फा बराबर नगण्य माना ना हमने, नगण्य का मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट टू 0, अल्फा बराबर 0, तो RT बराबर क्या हो जाएगा, R0 1 प्लस 0 इंटू टी, RT विल बी इक्वल टू R0। ये जो है मानक अवस्था है। मानक अवस्था में ऐसी मिश्र धातु जिसका किसी भी ताप पर जो प्रतिरोध है, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध के क्या होगा, बराबर होगा, और उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड मिश्र धातु, ठीक है ना। तो जो स्टैंडर्ड धातु होगी, भले ये प्रैक्टिकली प्राप्त करना लगभग नामुमकिन है कि कोई ऐसे मिश्र धातु जिसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध भी वही हो, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो,
तो ये लगभग क्या है, नामुमकिन है। लेकिन जो मिश्र धातु ऐसे प्राप्त की जा सकती है कि उसका जो अल्फा है वो 0 ना हो तो बहुत ही कम हो, 0 के लगभग पास हो, 0.00001 हो, तो उसका मतलब वो लगभग क्या है, 0 ही है कि नहीं। तो मिश्र धातुओं के लिए अगर जिसके लिए हमें स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने हैं या ऐसे प्रतिरोध बॉक्स बनाना है, ठीक है, तो उनमें यूज किया जाएगा किसको, मिश्र धातु। तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता भी ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी, लेकिन जो उसका ओवरऑल इफेक्ट होगा, संपूर्ण प्रभाव होगा, वो ये होगा कि जो वृद्धि होगी वो धात्विक चालकों की प्रतिरोध की तुलना में नगण्य होगी। ठीक है, तो इसके अगर स्टैंडर्ड ले लें तो प्रतिरोध पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चालकता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और साथ साथ प्रतिरोधकता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड की, प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये है तुम्हारा प्रतिरोध पर सॉरी धात्विक चालकों पर ताप का प्रभाव और मिश्र धातुओं पर ताप का प्रभाव। टाइम कितना हुआ, हो गया, आज के लिए बहुत है।